जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान विषय एनसीईआरटी कक्षा 10 की अध्याय 3। पिछली क्लासों में हमने अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड की हम चर्चा कर चुके हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारी पिछली वाली क्लास देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 की। तो आइए शुरू करते हैं। आपका अध्याय 3 है धातु और अधातु। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो आपको पता है भाई कौन सी धातु, अगर धातु की बात करें तो आपके मरकरी हो जाएगा। और अगर आपको पूछिए कि कौन सी अधातु मतलब नॉन मेटल, ठीक है, जो कि द्रव अवस्था में होती है, वो होती है आपके ब्रोमीन। ठीक है, ये 69 और 70 ये दो प्रश्न आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है? तो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है चांदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी भाई? चांदी हो जाएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, 72। प्रश्न संख्या 72, कौन सी धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है? देखो, विद्युत की अच्छी चालक होती है आपके चांदी, ठीक है ना। और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है पीबी या लेड, ठीक है, जिसको अपन सीसा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी अधातु, ठीक है, जो कि चमकीली होती है। देखो, जो अधातु होती है ना, वो तो सारी की सारी बिना चमकीली होती है, लेकिन एकमात्र आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि चमकीली होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपके पोटेशियम। और बात करें सबसे कम क्रियाशील धातु, वो होती है सोना। ठीक है, देखो लोग सोना क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोना क्या है कि रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। ये प्रकृति में एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि हर किसी के साथ आपके क्या बोलते हैं अभिक्रिया करता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? देखो, जितनी भी धातुएं होती है ना, वो सारी की सारी विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातु नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपके ग्रेफाइट। ठीक है। और किन धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है? तो अब कौन सी हो जाएगी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि लक्ष्मण ने काटी नाक। ठीक है, लक्ष्मण ने क्या काटी? नाक काटी। तो लक्ष्मण से हो जाएगा Li, ठीक है, नाक से हो जाएगा NaK। ठीक है, आप ये से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? ठीक है, देखो हथेली पर रखा पिघल गई, तो वो हो जाएगी आपके गैलियम और सीजियम। ठीक है, कौन सी हो जाएगी भाई? गैलियम और सीजियम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होगा भाई? 24 कैरेट का सोना होता है। और आभूषण बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? मिनिमम अगर बात करें तो 22 कैरेट तो चाहिए चाहिए। ठीक है ना, 22 कैरेट। और दो भाग हो जाएगा तांबा या चांदी का। ठीक है, अगर आप सस्ते में बनवा रहे हो तो चांदी सॉरी तांबा मिला देगा, थोड़ा और पैसा दोगे तो वो चांदी भी मिक्स कर देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु मिलेगी? सोना और चांदी। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट आपके प्राप्त होते हैं। जैसे सोने की जो खान होती है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई सोना अलग रूप में मिलेगा या चांदी अलग रूप में मिलेगी। ठीक है, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में आपको मिलेगी और दोनों ही महंगी धातु होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की जो भूप्रपटी है, वहां पर आपको एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लोहा नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होगा। अगला है, एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइड। कौन सा हो जाएगा भाई? बॉक्साइड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, कॉपर का अयस्क। ठीक है, कॉपर का अयस्क अयस्क कौन सा है? क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना भाई। अगला है लेड का अयस्क। तो लेड के अयस्क को बोलते हैं गैलेना। क्या बोलेंगे भाई? गैलेना बोला जाता है। और मरकरी का अयस्क कौन सा होगा? सिनाबार। ये मरकरी वाला याद कर लेना भाई, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। प्रश्न संख्या 86, वह अभिकारक जो सोने और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। देखो, सोना और प्लेटिनम को जो गला देता है ना, वो है आपके एक्वारेजिया, जिसको अपन रॉयल जल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रबल संसारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं इसमें कितनी क्या मात्रा होती है। तो इसमें HCl की मात्रा होती है 3 और HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी? 1 होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। अगला है प्रश्न, सल्फाइड अयस्क के हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो सल्फाइड के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? भर्जन का उपयोग किया जाता है। किसका करेंगे भाई? भर्जन का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 88,
कार्बोनेट अयस्क हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है कार्बोनेट के लिए? तो निस्तापन प्रक्रिया का किया जाएगा। ठीक है ना? तो भर्जन और निस्तापन इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है? अगला प्रश्न कौन-सा है 89। देखो क्या दे रखा है। अ, वह जो क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के साथ गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। परिभाषा पूछी जा सकती है उभयधर्मी ऑक्साइड की, आप नोट कर लेंगे। ठीक है? और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन-कौन से हैं? तो 2 उदाहरण हैं मुख्यतः, एक तो है एल्यूमीनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड। ठीक है? ये दोनों आपके हो जाएगा। इसके अगला प्रश्न देखिए, एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमना। ठीक है? यह मोटी परत जो जम जाती है ना या बन जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। ठीक है? क्या बोलेंगे भाई? एनोडीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी तथा मशीनी पुर्जे की दरारें आपस में जोड़ते हैं ना, तो उसको कौन सी अभिक्रिया से जोड़ते हैं? थर्मिट अभिक्रिया से जोड़ते हैं। देखो इसमें क्या किया जाता है, जो रेल की जो पटरियाँ होती है ना, उनको गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि उनका जो मटेरियल है वही पिघल जाता है। ठीक है? वहीं से आपके थर्मिट अभिक्रिया नाम आया है। ठीक है? थोड़ा-सा याद रखोगे। थर्मिट अभिक्रिया में किसका किसका यूज होता है? एक तो आयरन ऑक्साइड का यूज होगा और एक एल्यूमीनियम का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण किया जाता है थर्मिट अभिक्रिया में। ये भी आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, ये 3 आपके सामने दे रखे हैं 94, 95 और 96। ठीक है? इनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो पीतल, पीतल किनसे बना है? तांबा और जिंक। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगी? पिताजी। ठीक है? तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। अगला प्रश्न है 95, कांसा। तो कांसा मिलकर बना है तांबा और टिन से। ठीक है? इसका ट्रिक हो जाएगा कांता टी। ठीक है? का से हो जाएगा आपके कांसा। ठीक है? ता से हो जाएगा तांबा और टी से हो जाएगा टिन। ठीक है? तो ये याद रख लोगे। सोल्डर, तो सोल्डर किस में काम आता है? कुछ विद्युत के जो उपकरण है उनको आपस में अगर सोल्डरिंग करनी है, अगर उनको जोड़ना है तार वगैरह, तो सोल्डर का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा। तो इसमें आप किसका यूज करोगे? सीसा और टिन का यूज किया जाता है। सो सिटी। ठीक है? सो सिटी का यूज किया जाता है। एक बार लाइट लगाओ। सिटी का ही थोड़ा कालो दिख रही है। अगला प्रश्न है 97। 97 क्या है? अयस्क से, ठीक है, गेंग को दूर करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है समृद्धीकरण। क्या कहलाती है भाई? समृद्धीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाएंगे भाई? अपन जस्ता की परत चढ़ाते हैं। कौन है? अब ठीक है। हाँ। तो प्रश्न संख्या 98, तो इसमें क्या कहा गया है भाई? यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यशद लेपन में अपन जस्ता की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाएंगे भाई? जस्ता की परत चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, पीवीसी का पूरा नाम। तो पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है? इसका पूरा नाम याद रखना भाई, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एक या एक से अधिक धातुओं का मरकरी के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम। क्या कहलाएगा भाई? अमलगम कहलाता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता है? तो जल लगने के जंग जो लोहे के अंदर जो जंग लगती है या फिर तांबे के अंदर भी लगती है, चांदी के अंदर भी थोड़ी बहुत जो काली परत जमती है ना, वो एक तरह से संसारण का ही तो उदाहरण है। तो अपन मेन लोहे की बात कर लेते हैं। तो अगर जंग लगानी है लोहे के अंदर तो वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए। ठीक है? इन दोनों की आवश्यकता होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, वह ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ठीक है? तो अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है? और दूसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है? जो तो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, वह धातुएं जो अपचायक के रूप में कार्य करती है कौन सी होती है भाई? सोडियम और कैल्शियम। ठीक है? जो कि अपचायक के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों बताइए, हमने यहाँ तक पार्ट 3 जो यूनिट 3 है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अगली क्लास में हम कार्बन और उनके यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।